हेलो दोस्तों, आपका साइंस कोचिंग में फिर से स्वागत। दोस्तों, अपन ने सॉल्यूशन जो 12th क्लास का चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर मैंने 4 पार्ट बढ़ा दिए। 4 जो पार्ट हैं आपके उसके अंदर मैंने एक जो क्रम वाइज पढ़ाया है उसी को आगे चल रहा हूँ। अगला जो उसी के रिलेटेड क्या है, मैंने पिछली वाला जो अपना टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी कहने का मतलब क्या है कि एक पात्र है जिसके अंदर क्या भर रखा है। कहने का मतलब जो द्रव है वो आपका सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। जो आप यहां पर लिक्विड पार्ट लोगे वो क्या रहेगा आपका? सॉल्वेंट, विलायक रहेगा। क्या बेटा? क्या रहेगा? विलायक। और आज उसमें आप क्या डाल रहे हो? विलय। विलय कौन रहेगा बेटा? जो कम संख्या, जो कम मात्रा में क्वांटिटी में जो डालते हैं वो विलय होता है, जो अधिक क्वांटिटी में होता है वो आपका विलायक होता है। ये बात समझ में क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, आप जो आपका यहाँ पर सॉलिड मिलाओगे, जो सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठोस के फॉर्म में होगा, वो कौन होगा यहाँ पर? सॉल्वेंट। सॉरी, सॉल्वेंट तो हो गया है। क्या होगा आपका? सॉल्यूट। क्या बोलते बेटा इसको? विलय। विलय यहाँ पर सॉलिड होगा और विलय क्या रहेगा आपका? लिक्विड, द्रव रहेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि एक द्रव में आप क्या मिला रहे हो? ठोस। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो एक पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप क्या मिला रहे हो? नमक, है ना। तो मैंने पहले कहा था कि क्या नमक उसमें घुल जाएगा, कितनी देर में घुलेगा, कैसे घुलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए एक टर्म की यूज किया था अपने, और टर्म थी आपने विलेयता, सोल्यूबिलिटी। उसकी बात की थी। सोल्यूबिलिटी क्या थी? तो उसकी मैंने विलेयता। देखो बेटा, विलेयता क्या है? विलेयता की जो एक्चुअल में बात की थी मैंने, विलेयता क्या होती है कि अगर आप किसी बात अपन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की करें तो उसी की विलेयता देखेंगे बेटा। तो क्या होगा? किसी द्रव विलायक में निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या रखेंगे? टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट बेटा। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब अगर टेम्परेचर को अगर अपन कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो इस विलेयता प्रभावित होती है। विलेयता, सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है ना। तो टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कहते हैं कि मैं रख दूंगा जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव, जो आपका लिक्विड ले रहोगे, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव विलायक में जितने विलय के मोल घुल जाते हैं उसे विलेयता कहते हैं। बात क्लियर है क्या? या ऐसा भी कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम, क्योंकि जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो उसको निश्चित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी सॉलिड को डाल रहे होगे तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसको ज्यादा ले लेंगे तो फिर घुलेगा ही नहीं, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो द्रव होगा, माना कि 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट ले रखा, या लिक्विड में लेंगे तो जो भी एग्जाम फॉर्म में लेंगे ना अपन, तो जो भी आपका विलायक लोगे द्रव फॉर्म में तो 1 लीटर ले रहे हो, ठीक है। 1 लीटर में आप ठोस डालो जैसे नमक, तो 1 लीटर में उस नमक उतने डालेंगे ना कि वो आराम से घुल जाता होगा। 1 लीटर में आप तो क्या रहे हो? ज्यादा मात्रा सॉलिड की डाल रहे होगे, 50-60 किलोग्राम डाल रहे होंगे, तो फिर दिक्कत आता है ना। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब उस उतनी मात्रा में, निश्चित मात्रा में अगर वो उस विलय घुल जाता है आराम से, तो वो आपकी क्या कहलाती है? विलेयता। वो माध्यम भी कैसा रहता है? संतृप्त रहता है। मीडियम कैसा रहता है? संतृप्त। क्यों रहता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जल में आपने नमक डाला तो आप हिलाते हो तो आराम से एक टाइम आता है तो घुल जाता है आराम से। वो संतृप्त बिंदु होता है।
उसके बाद कोई भी वो विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, वो आराम से उस साम्य अवस्था में आ जाता है, यानी एक समय पे साम्य अवस्था हो जाती है। उस विलेय विलाय वो विलयन बनता है तो उसके मध्य साम्य अवस्था आ जाती है। कहने का मतलब आपने कोई विलेय लिया है जो कैसा है, सॉलिड है, और आपने जो विलायक लिया है वो कैसा है बेटा, वो आपका लिक्विड है, और आपकी रिएक्शन होके एक साम्य अवस्था आएगी। साम्य अवस्था का मतलब है जो विलेय विलायक है अभिक्रिया करके एक विलयन तैयार कर रहे हैं, विलयन बन जाता है, यानी वो एक्वस फॉर्म में होता है। विलेय विलायक मिलकर विलयन बन जाता है, तो जितना विलेय और विलायक की मात्रा होती है आराम से विलेय की विलयन में तैयार होकर बनता है, तो उसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी क्या रहती है, बराबर रहती है, उनकी मात्राएं क्या होती है, बराबर। एक समय आता है जब अभिक्रिया रुक जाती है, ये साम्य स्थापित हो गया। जितना बैलेंसिंग है ना भाई, ये बैलेंसिंग, यानी कहने का मतलब जितना विलेय विलायक इधर है उतने विलयन इधर है, बराबर, ये संतुलित है ना, तो वही इसको क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो ये साम्य अवस्था आ जाती है इसके में विलेयता के अंदर, और संतृप्त भी अवस्था भी आती है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तभी समझ में आ जाएगा टेम्परेचर इफेक्ट में। 2-3 कारक मैं बता देता हूँ, तो काउंटिंग नंबर वाइज करते हैं। सबसे पहला है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो विलेयता को हेडिंग आ जाएगी अपनी अगली ओर, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो दोस्तों, विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सबसे पहला है नेचर। किसकी नेचर बेटा, विलेय विलायक की, यानी विलेय व विलायक की प्रकृति। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये क्या होती है इसको आराम से समझते हैं। आपने जो लिया है, आपने क्या लिया है, जो आपने यहां पर द्रव लिया है, यानी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है वो आपका द्रव है, और जो आपका यहां पर डाला है, जो भी डालेंगे पदार्थ, यानी जो आपका सोल्यूट होगा वो कैसा रहेगा, ठोस। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में, अपन इसकी और इसकी बात करें, यानी ठोस और द्रव की बात कर रही है ना। द्रव में अपन क्या डाल रहे हैं, ठोस डाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, द्रव है, और सोल्यूट क्या है, ठोस है। देखो जैसे डालते हैं तो इनकी दोनों की नेचर देखते हैं कि इनकी दोनों की नेचर कैसी है। अगर समान दोनों एक नेचर के होंगे तो आराम से घुल जाएंगे, और दोनों एक नेचर के नहीं होंगे तो नहीं घुलेंगे। कहने का मतलब, अगर जैसा फॉर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, NaCl, KCl, KNO3, है ना, ETC, ये सारे ही क्या है बेटा, ये सारे ये क्या है, आयनिक ठोस है। क्या है, आयनिक ठोस है। आयनिक किसे बोलते हैं, जिसमें आयन्स होते हैं, जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। फॉर एग्जांपल बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl-। तो एक प्रकार से क्या है, आयनिक और ठोस है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो क्या होगा, ये आयनिक ठोस है। जैसे इनको, ये सॉलिड होते हैं, इस सॉलिड को इस द्रव में डालते हैं तो आराम से घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं, क्योंकि जो आपका द्रव होगा वो द्रव किस फॉर्म में है, जल के फॉर्म में, है ना। तो आयनिक ठोस को जैसे जल में डालते हैं, क्योंकि ये भी आयन्स है, आयन्स यानी फॉर एग्जांपल बात की अभी NaCl की, कि Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ये टूटने के बाद इसमें जो जल होगा वो जल भी क्या होगा, H+ और OH- के रूप में टूटते हैं। क्या यहाँ पर एक बात देखें तो क्या ये बाइंडिंग करेगा, एक नए बंध बनाने की कोशिश करेगा, क्या बनाएगा, HCl और नीचे क्या बनाएगा, NaOH। ये तो HCl बना रहा है और ये क्या बना रहा है, NaOH। तो दोस्तों समझ में ये आना चाहिए कि
आयनिक ठोस को जैसे द्रव में डाला, यानी जल में डाला, एक द्रव भी कैसा है, ध्रुवीय पदार्थ का है, और ये भी कैसा है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में ही घुलते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलते हैं, समान समान को ही घुलता है, क्योंकि एक नेचर के तो आराम से घुल जाएंगे। तो यानी नेचर देखी मैंने, तो नेचर कैसी थी अपनी कि सॉल्वेंट भी ध्रुवीय था और सोल्यूट भी ध्रुवीय था, तो घुल गया। क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें, कोई बड़ी बात है क्या? अरे समान नेचर का था, दोनों एक ही समान नेचर, समान समान के नेचर के थे, तो घुल गए आराम से, क्या दिक्कत आ रही? क्लियर है क्या बात, है ना? तो यानी कहने का मतलब मैं यह बात कर रहा हूं कि जैसे NaCl, KCl, KNO3 ये आयनिक ठोस होते हैं आदि, है ना, तो वो द्रव में घुल जाते हैं, क्योंकि ये भी कैसा है, मैं लिख देता हूं नीचे कि ये कैसे कैसे हैं, ये भी एक ध्रुवीय है, ध्रुवीय नेचर का है, और ये भी कैसा है, ध्रुवीय है, और समान होने के कारण आराम से घुल जाते हैं। यानी कहते हैं कि ध्रुवीय को ही घोलता है, एक नोट कर लो बात को, और अध्रुवीय को ही घोलते, समान नेचर के घोलते। तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आयनिक ठोस को द्रव में डाला, जो आपका क्या है, जल है, जल जो है, जल विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय है, और ये भी कैसा है, ध्रुवीय, तो आराम से घुल गए। अब देखो बात है कि सारे ऐसे नहीं किया, कोई तो कहेगा कि सर चलो ठीक है कि ध्रुवीय में डाले तो चलो घुलता है, कि नेचर के समान नेचर के तो घुलता है, लेकिन अगर वो जो नेचर है जो दर्शा रहे हैं, जैसे आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस भी अलग अलग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो KCl है, KCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड है, और CaCO3 है ना, तो दोनों में डिफरेंट है, ये Ca+2 में टूट रहा है और ये Cl माइनस में टूट रहा है, 2Cl हो जाएगा ना, और ये बेटा क्या होगा, Ca+2 आयन में जाएगा, और ये क्या होगा, CO3-2 के फॉर्म में। देखो बेटा दोनों में जब जल में डालते हैं तो ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, लेकिन ये तेजी से घुलता है, ये धीमा घुलता है, बहुत चौक होता है ना, चौक, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो चूर्ण है अपना ये वाला, वो धीरे घुल रहा है, पाउडर है ना ये वाला, तो धीरे घुल रहा है, तो ये धीमा घुल रहा है, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग है इनके मध्य वो पावरफुल है, और इनके मध्य बॉन्डिंग कमजोर है, इसलिए टूट गए, जल्दी टूट गए। ऐसा क्यों हो रहा है, कहने का मतलब एक बात आती है कि ऐसा क्योंकि भिन्न भिन्न, ऐसा लिख सकता हूं, एक बात कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न आयनिक यौगिकों में विलेयता यौगिकों की, लिख दो यहां पे, भिन्न भिन्न आयनिक यौगिकों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ऐसा क्यों, मैंने बताया ना, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक ठोस है और ये भी आयनिक ठोस है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इनमें डिफरेंटता क्यों आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी, आगे 11 में छोटी सी बात करते थे जालक ऊर्जा की, जिसकी जालक ऊर्जा कम होती है और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, तो विलेयता भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। किस किस को बात समझ में आई है? मैं बात कर रहा था सोल्यूबिलिटी की, है ना, कि अगर डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हो तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जिसकी जालक ऊर्जा अगर लिया है तो जिसकी जालक ऊर्जा कम होगी और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी तो विलेयता भी ज्यादा होती है। ये समानुपाती है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। देखो दोस्तों एक बात समझ में आनी चाहिए कि जालक ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी जो आयनिक यौगिक होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे ये NaCl बनता है
तो जब इसका निर्माण होता है, एक सॉलिड का निर्माण होता है, तो उसमें जो ऊर्जा लगाई जाती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कहते हैं कि जो आयंस होते हैं, आयंस में जो सॉलिड का यानी कि जो ठोस अणु का जब निर्माण होता है तो उसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं, सॉरी जालक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। अब ये तो ठोस को निर्माण में ऊर्जा लगी हुई है ना, अपन को तो आयन के रूप में लिख रहा है, तो जितना कम होगा ना भाई उतना फायदा होगा। तो आयन के रूप में रहेंगे, तो आयन के रूप में होंगे तो जल में जल्दी घुल जाएंगे या किसी द्रव विलायक में जल्दी घुल जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जलयोजन ऊर्जा क्या रहनी चाहिए? कम। जलयोजन ऊर्जा का मतलब हो गया कि किसी जल में है, जैसे द्रव है, उस द्रव में कोई भी सॉल्यूट ठोस डाल रहे हैं और वो क्या हो रहा, आसानी से जल्दी घुल रहा होगा, और घुल रहा होगा तो क्या एक ऊर्जा लग रही होगी, और ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही होगी, है ना। जल के उनकी क्रिया होने के कारण एक ऊर्जा मुक्त हो रही है और उसे ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा। अब जितनी मुक्त होगी, कहने का मतलब जितनी निकलेगी यानी ज्यादा होगी, तो कहने का मतलब विलेयता भी क्या होगी? ज्यादा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो जिसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, आयनिक यौगिकों की, आयनिक यौगिक होगा उसकी विलेयता भी क्या रहेगी? ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। और जिसकी चालक ऊर्जा, अब हल्का फुल्का 10th क्लास में अगर याद रहता है तो आ जाता है समझ में, ऐसा कुछ ही नहीं है जलयोजन ऊर्जा चालक ऊर्जा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विलेय और विलायक की प्रकृति। अब फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैंने ये ध्रुवीय की बात की, अगर ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय में ही घुलेगा। अगर ये जल होगा और आप ऐसा सॉलिड डाल रहे हो जो वो भी ध्रुवीय है, वो भी पोलर है और ये भी पोलर है, यानी वो पोलर का मतलब है, ध्रुवीय का मतलब होता है वो आयन में टूट जाता है। क्या होता है? आयन जो जल में डालते हैं जैसे आयन टूट जाते हैं उसे तो पोलर बोलते हैं ना। वो पोलर का मतलब क्या होता है? इस पर केटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, ध्रुवता पैदा होती है ना जिसके कारण। ठीक है, तो दोस्तों समझ में ये बात आनी चाहिए। अब अगली बात करते हैं कि इसी के अंदर जैसे अगर अध्रुवीय है, कैसा है? अध्रुवीय। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले I2S8, I2S8, ये किस में घुलते हैं? ये कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस यौगिक, ठोस यौगिक, है ना, या अणु बोल सकते हैं अभी तो ना, ठोस अणु। ठीक है, तो बेटा ये किस में घुलेंगे? ये भी किसी अध्रुवीय में घुलेंगे। अध्रुवीय जैसे C6H6 बेंजीन हुआ, या CS2 कैल्शियम सॉरी कार्बन सल्फाइड हुआ, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, ऐसे में घुल जाता है। ये भी कैसे होते हैं? अध्रुवीय, अध्रुवीय यौगिक होते हैं ये भी। तो ये क्या हुआ? ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, तो क्या हो जाएगा? आराम से घुल जाएगा, घुल जाता है, यानी इसकी विलेयता ठीक है। अगर यहां पर जल होता तो ये डालते तो नहीं घुलता, क्योंकि ये अध्रुवीय और वो ध्रुवीय हो जाता। क्या हो जाता? अगर यहां पर मैं जल डाल देता तो इसमें नहीं घुलता, अगर ये इसमें डाल दे तो नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते? क्योंकि ये ध्रुवीय और वो कैसा है? अध्रुवीय। तो दोनों की अलग अलग फॉर्म होती है ना। आप फ्रेंड्स बनाते हो तो अपनी कैटेगरी के बनाते होंगे ना भाई, तो वही दिक्कत है। नहीं यार उसके साथ तो क्या बनाना, नहीं मैं तो उसके साथ नहीं रहूँ, जब कभी है ना साथ में रहते हैं तो नहीं वो दोस्त अच्छे नहीं यार, तो फर्क है। किसके साथ आप एक क्लास में जब आते हो, नए नए आते हो, तो अपने आप कंबाइंड हो जाते हैं कि मैं इसके साथ सूटेबल, मेरी नेचर और नेचर मिल रही है, हम सूटेबल, है ना, तो वो डिफरेंट। ये समझने वाली बात है। ये थी विलेय और विलायक की नेचर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये पहली इसको इफेक्ट करने वाली, इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। क्या विलेयता बिल्कुल उनकी दोनों की नेचर के अनुसार इनकी प्रभावित हो सकता है? क्या विलेयता प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। तो विलेयता की एक नेचर देखी थी दोनों विलेय विलायक की, तो उनके अनुसार विलेयता देखी थी, चेक की थी कि किसकी ज़्यादा हो रही है, किसकी कम होती है और कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक एक देख लिया था, उस विलेय विलायक की नेचर देख ली थी, सबसे पहले अपने नेचर देखी थी। दूसरा नंबर आता है टेम्परेचर, ताप का प्रभाव।
है ना। तो जो सोल्यूबिलिटी में है, जो विलेय विलेयता, अब ताप का प्रभाव, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सेकंड कौन आ रहा है, ताप का प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मेरे को छोटी छोटी सी कहानी बतानी पड़ेगी, बता देता हूँ क्या है। ये आएगा ले सातल्य का नियम, 11 में पढ़ा होगा, है ना, 12th पढ़ा होगा, छोटे से नाम तो पढ़ा होगा, ले सातल्य का नियम। देखो जो उसको ला सातल्य, ले सातल्य कहीं भी बोलते हैं ना, तो जो ले सातल्य का नियम है, या उसे ले सेतल्य का नहीं बोलते, नाम कोई डिफरेंट नहीं करना, हमको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, नाम ऐसा है। ठीक है, जो ले सातल्य का नियम है इसमें लगेगा थोड़ा सा, है ना, विलेयता को समझाने के लिए, उसमें क्या लगेगा वो बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ वो ले सातल्य का नियम क्या है। तो जब भी कोई साम्य अवस्था आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अपन बात कर रहे हैं विलेय जो सॉलिड होगा और जो विलायक होगा वो क्या रहेगा आपका लिक्विड, और आपकी इक्वेशन बन रही है जो साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था का उत्कीर्णन अभिक्रिया है ना, कौन सी अभिक्रिया है, यानी कहने का मतलब आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है ना, क्या बन जाएगा, विलयन, जो एक्वस फॉर्म में होगा। देखो दोस्तों, विलेय विलेय अभिक्रिया करके एक विलयन तैयार करें, है ना, विलेय और विलायक अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, विलयन। वापिस विलयन इस विलेय विलायक में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक है बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है और ये क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, अग्र अभिक्रिया और पश्य अभिक्रिया। ठीक है, देखो जब F और B की रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन F बराबर रेट ऑफ रिएक्शन B, इसका मतलब जानते हो, यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्य अभिक्रिया की दर जब बराबर हो जाती है, जितना ये बना है उतना ये बन गया, उसमें जितनी लगा है उसकी दर कितनी है, बराबर हो जाती है, तो उसे उस समय क्या स्थापित हो जाता है, साम्य अवस्था जाती है। अब चलो ठीक है, आराम से ऐसे बैलेंसिंग है, साम्य अवस्था है, ना इधर ज़्यादा है ना इधर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी प्रकृति थी। अपन ने क्या क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा टेम्परेचर को कुछ किया, पात्र था, खुद से सोचो यार, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, अरे क्या करना है, सोचो। टेम्परेचर को आप यहाँ कोई लगाया है, टेम्परेचर लग रहा है ना, ये विलेय, ये विलायक, ठीक है, विलेय विलायक है इसके अंदर, अब टेम्परेचर को बढ़ाया, कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो विलेय विलायक में विलयन में फर्क आएगा ना बेटा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पहले जैसा था उसे कम कर दिया, कुछ तो होगा ना, कैसे देखेंगे, वो ले सातल्य ने बताया था, है ना। तो ये साम्य अवस्था की बात समझ में आनी चाहिए, साम्य अवस्था में बिल्कुल थे, आराम से इन्होंने क्रिया करके बना लिया, वही दब गया, रुक गया, आगे जितना होना चाहिए था बैलेंसिंग हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड की बराबर हो गई, यानी जितना क्रियाकारक था उतना उत्पाद की मात्रा बराबर हो गई। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, मानना कि ताप का प्रभाव देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो माध्यम है वो ऊष्माक्षेपी, कैसा है, ऊष्माक्षेपी, ये इधर लिखा है, इसका मतलब है ऊष्मा किलो जूल में, रुक लो, किलो जूल है ना, केजी जूल में, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल में होता है। अब देखना ऊष्माक्षेपी कैसे है, बता देता हूँ ऊष्माक्षेपी कब होगा और ऊष्माशोषी कब होगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर प्लस आई, अगर यहाँ पर
ये देख देता हूं, ठीक है। अगर प्लस ई आया इधर, कहने मतलब ऊर्जा है। अगर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, अगर ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है, क्लियर है बात है बेटा। अगर ऊष्माक्षेपी किसे बोलते हैं? अगर ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा है वो कैसा है, विलयन के अंदर कहने का मतलब प्रोडक्ट में है तो ऊष्माक्षेपी है। अगर ये ऊर्जा इसके अंदर लिख देता, यानी मैं लिख देता एड ई कर देता इसे, और यहाँ नहीं होती, यहाँ क्या लेता विलय सॉलिड प्लस विलायक लिक्विड और प्लस ई कर देता। कहने का मतलब ऊर्जा अभी कहाँ है, रिएक्टेंट में, कहने का मतलब ऊर्जा दे रहे हैं तो उसमें आवश्यकता है इसको, तब उसमें जा रहा है। कहने का मतलब अगर इसमें ही या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ई का मतलब क्या हो गया, माइनस ई का मतलब क्या, इधर प्लस में आ रही है ना भाई, उधर माइनस की तो इसमें है ना वो एड, है ना, तो इसमें प्लस हो जाएगी, बात एक ही भाई, है ना। तो प्लस ई, कहने का मतलब अभी ऊर्जा कहाँ है, प्रोडक्ट में है। अरे प्रोडक्ट में ऊर्जा है तो ऊष्माक्षेपी है, अगर रिएक्टेंट में ऊर्जा है तो ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा का शोषण हो रहा होगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ठीक है। अब देखना कि जो आपका ये जो विलेयता देख रहे हैं, विलय प्लस विलायक, वो विलयन तैयार होगा और वो माध्यम कैसा है, ऊष्माक्षेपी है, तो ताप का प्रभाव देखते हैं क्या होगा, क्या विलेयता बढ़ती है, ऐसा प्रक्रम होगा। और ताप को मैं ज्यादा या कम करूंगा तो क्या होगा, गौर से देखना, लेस आतेले का नियम यहाँ कहाँ आएगा। और लेस आतेले का नियम ये कहता है जब कोई साम्य अवस्था में होता है और उसमें जब विलय विलायक अभिक्रिया आराम से नॉर्मल थी, और जब इसमें कोई कारक, कोई भी कारक एनीबडी हो सकता है, ताप दाप, है ना, और उसको इफेक्ट मारते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन वो जो माध्यम होता है, जो सिस्टम होता है, जब साम्य अवस्था बिल्कुल होती है, क्लियर सोचना, ये साम्य अवस्था में थी आराम से, है ना, और किसी बाह्य कारक के कारण इसको इफेक्ट किया, इसको प्रभावित किया, साम्य अवस्था को प्रभावित किया। लेकिन लेसातेले का नियम कहता है जब कोई सिस्टम को कोई बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होता है तो उस सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम क्या करता है, उसका विरोध करता है। बात समझ नहीं, उसका विरोध करता है। अगर वो अभिक्रिया भी प्रभाव कारण इसको टेम्परेचर बढ़ाया, अभिक्रिया उधर ज्यादा जा रही थी, तो सिस्टम क्या करेगा, इधर होने के बैकवर्ड करेगा। अगर सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है तो कहने का मतलब मैंने ऐसा कुछ किया, टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया और बैकवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ा, तो सिस्टम क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि माध्यम साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है। ये लेसातेले का नियम है। वो कहता है कि अगर किसी सिस्टम को आप यार ये गैसें हैं, कोई भी ऐसा माध्यम है जिसके अंदर ये पड़ी हुई, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ किया, तो यहाँ पर हलचल होगी ना यार। अरे आप नॉर्मल थे, नॉर्मल एग्जांपल समझ लो, आप नॉर्मल थे, आप नॉर्मल बैठे थे, क्लास में बैठे थे, और आपको किसी ने आके कहा कि आप बाहर निकलो, तो तभी तो निकले ना, किसी कारण, है ना। तो आप चाहोगे कि नहीं मैं वापस क्लास में बैठूं, मैं कुछ अगर हुई है सर से जो भी कह के मैं क्लास में वापस बैठूं, अब चाहोगे ना, मन तो चाहेगा ना। तो सिस्टम चाहता है कि जैसा हुआ है वो सब वापस हो, उसको कैसे जैसे वापस करो, है ना। कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारते हैं, तो कौन सुधारते, खुद सुधारते ना, तो ये सिस्टम सुधारेगा। किसी एक कारण गलती हुई है तो ये सिस्टम करेगा, तो ये लेसातेले का नियम, है ना। तो देखते हैं ताप का प्रभाव में लेसातेले का काम आएगा, यानी सिस्टम प्रभावित होगा तो उसका उल्टा करेगा, है ना, विरोध करेगा, है ना। तो वो वापस किसी कैसे होगा विरोध, तो देखते हैं। आपने क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, ठीक है। यहां पर सिस्टम चल रहा था, किसी विलयन तार था, विलय प्लस विलायक मिलाया और विलयन बन गया था, और प्रक्रम कैसा था, ऊष्माक्षेपी, आराम से थे, बहुत आराम से, ठीक है। आपने क्या, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे ही इंक्रीज किया सिस्टम, अब एक मिनट रखो, सिस्टम तो करेगा, उसका काम है जो करेगा, वो खुद अपनों को सुधारेगा, है ना। सिस्टम का मतलब क्या, जहां पर अभिक्रिया करते हो, जहां ब्रह्मांड के अलावा जहां आप प्रोसेस कर रहे हो, जहां अभिक्रिया कर रहे हो, जहां रिसर्च, जहां लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हो, वो सिस्टम है। उसके जो सराउंडिंग एरिया होता है, जो बाहर है ब्रह्मांड का, उसके अलावा जो क्षेत्र होता है वो सराउंडिंग एरिया होता है, वो परिवेश होता है ना।
टेम्परेचर को बढ़ाया, एक बार बेटा सोचना कि टेम्परेचर बढ़ाया, कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ी, उस सिस्टम की हीट बढ़ गई। बेटा हीट कहाँ है, टेम्परेचर, अरे यार किसी को है तो ताप देते हो, खुद ही सोचो ना यार, ताप देखो तो हीट तो बढ़ेगी नहीं यार, बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात। लेकिन हीट कहाँ बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी बेटा, हीट यहां है, प्रोडक्ट में है, तो हीट प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की बढ़ेगी। अरे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट बढ़ती है, हीट बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी, प्रोडक्ट में है हीट। अरे ऊष्माक्षेपी है तो प्रोडक्ट में है ना, तो हीट प्रोडक्ट में बढ़ेगी। अरे यहां ज्यादा ऊर्जा हो गई है ना, बात समझ में ना, तो यहां ज्यादा ऊर्जा हो गई तो सिस्टम क्या करेगा, इसका विरोध करेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट विलियन हो गया, मेरे में ज्यादा ऊर्जा हो गई, कुछ करो। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, बैकवर्ड में भागो ना, इस दिशा में जाओगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी अपने आप, उधर ज्यादा हो रही है तो इधर भेज दो ना, तो क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। तो किस तरफ चला ये, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर दौड़ेगा सिस्टम, किधर चलेगा सिस्टम, किधर दौड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, पश्चिम अभिक्रिया की ओर चलेगा, यानी कि पश्चिम अभिक्रिया की ओर चलेगा तो वापस विलय विलायक मिल जाएगा। कहने का मतलब आपने इसमें गोला था, गोलने की विलय डाला था, ये जो आपका द्रव था और आपने जो ठोस डाला था, है ना, तो वापस ये क्या करेगा, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था वो वापस आपके ठोस और द्रव में बिखरने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ी, हीट कहां बढ़ी, प्रोडक्ट में बढ़ी, तो सिस्टम क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, तो उधर ज्यादा बढ़ी तो इधर चलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन चला तो इधर तो भाई विलय और विलायक वापस मिल जाएंगे, तो विलेयता क्या हो गई, विलेयता क्या हो गई बेटा, विलेयता क्या हो गई, घट गई, विलेयता क्या हो गई, घट गई। अरे विलेयता तब बढ़ती है जब किसी विलय को, जब मैंने बोला ना किसी द्रव विलायक में विलय डालते हैं तो अच्छी तरह से घुल जाता है ना, तो उसे विलेयता कहते हैं। या तो वापस आ गए, कहाँ घुले, परिभाषा को भी तो ध्यान रखो ना, क्या होती है विलेयता, है ना, तो घुले नहीं, वापस आ गए, तो कह रहे नहीं हम तो खराब भाई, तो माहौल खराब है भाई, नहीं घुलना चाहते हम। ये है सिस्टम। बात क्लियर है क्या, इतनी समझ में। अपन उल्टा करके देख लेते हैं, टेम्परेचर को कम करेंगे उल्टा हो जाएगा, देख लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ देखने का काम है, इतने एक छोटी सी बात को करा दिया लेसा तेले करने में। हाँ, लेसा तेले कहता है ऐसा, है ना, यह माहौल खराब हो इधर चलेगा, विरोध किया ना इसने, तो सिस्टम क्या, इधर सिस्टम ने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया। आप देखना, जिसको समझ में आया एक बार और देखना। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया है, टेम्परेचर को कम किया, जैसा फिक्स था पहले उससे कम कर दिया। टेम्परेचर कम किया तो हीट कम हुई। टेम्परेचर कम करने का मतलब हीट भी क्या होगी, कम। हीट का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, ऊर्जा, है ना, वो भी कम हो गई। और कहां होगी, अभी हीट कहां है, हीट यहां है, प्रोडक्ट में है, ऊष्माक्षेपी है, प्रोडक्ट में तो माध्यम कैसा है, ऊष्माक्षेपी है। बात क्लियर है क्या, हीट वहां कम हुई, कहने का मतलब हीट यहां कम हुई तो ऊर्जा वापस उसको मेंटेन चाहिए नहीं था। माना कि पिछली बार 20 किलो जूल थी और कम होके 10 किलो जूल हो गई, तो इसको चाहिए ना वापस, कब बनेगी, जब इधर जाएगी ऊर्जा, इधर जाएगी, यानी निकलेगी ऊर्जा जब बाहर निकल, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या, ऊष्मा बाहर निकलना, तो ऊष्मा बाहर तब निकलेगी जब अभिक्रिया करेगा तो ऊष्मा तभी बाहर निकलेगी, तो चलना किधर पड़ेगा, इधर। अरे बात क्लियर है क्या यार, बात नहीं समझते हो, इतनी छोटी सी बात को समझा रहा हूं। 10 को वापिस 20 किलो जूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर जाएगी तभी तो होगी ना बराबर। बात क्लियर है ना, तो इधर जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, यानी कौन सी डायरेक्शन है ये, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला, यानी कि अगर अभिक्रिया की ओर चला और अगर विलयन तैयार हो रहा है, यानी विलय विलायक जल्द जैसे ऊर्जा मुक्त होगी ज्यादा, तो क्या होगा, जल्दी से अभिक्रिया करके इधर जाएगा, तो क्या होगा, विलयन तैयार होगा, कहने का मतलब विलेयता ज्यादा है, विलेयता ज्यादा है। ये कह रहा हम जल्दी बन के जल्दी जा रहे हैं, जल्दी बन रहा है ना, तैयार होकर जल्दी आ रहा है, तो ये जल्दी आ रहा है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, ठीक है, दो बातें ये देख ली। तो दोस्तों क्या हो रहा था,
अपने क्या विलय सॉलिड है, विलय एक लिक्विड है, और विलियन जो बना है अपना एक्वस फॉर्म में, वो क्या होगा, अगर आपको हीट कहाँ दे दे, माइनस ई लिख रखा हीट, माइनस में लिख रही है, कहने का मतलब कहाँ है, यहाँ पे है, कहने का मतलब माइनस में लिख रही है, तो हीट क्या हो रही है, वहां से माइनस हो रही है, तो यहाँ प्लस हो रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ ऊष्माशोषी प्रक्रम को, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ ई लिख दूंगा, अगर ये उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना भाई। तो हीट क्या है, अभी रिएक्टेंट में, तो अगर दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हीट प्रोडक्ट में होती है, प्लस ये होता ना यहाँ पर, तो प्रोडक्ट में होती है तो ऊष्माक्षेपी, अगर हीट रिएक्टेंट में है, कहने मतलब क्रियाकारक में, तो क्या होगी, ऊष्माशोषी, ऊष्मा देनी पड़ रही है इस अभिक्रिया को चलाने के लिए, क्या हुआ, ऊष्मा। अगर विलय विलायक को अगर बनना है, तो विलयन बनना तैयार करना है, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, ऐसा प्रक्रम है, ठीक है। क्या होगा उसमें विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जो अपना टेम्परेचर चला था, ताप का प्रभाव चल रहा है, उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर को क्या करूं, अगर मैंने अभी जो बताया था, मैंने हीट वहां रखी थी, कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी था, तो इंक्रीज और डिक्रीज किया था, तो अलग अलग फर्क देखा था। इसको देखने क्या हो, आपको देखना है, ले साथ का नियम लगाना है, कुछ ही नहीं करना भाई, है ना। टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। दोस्तों देखना, टेम्परेचर को मैंने जैसे इंक्रीज किया, तो कहने का मतलब हीट क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई। हीट क्या हुई, इंक्रीज। कहां हुई हीट, कहां हुई, यहां इंक्रीज हुई, कहने का मतलब क्या होगा, सिस्टम होगा, जो ये सिस्टम चल रहा होगा। ले साथ ले क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि साम्यावस्था जब रहती है और आप कोई बाह्य कारक को प्रभाव डालते हो, तो उसका विरोध करता है। अब देखो, हीट टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, इसका मतलब हीट कहाँ बढ़ी, रिएक्टेंट में बढ़ी यार, कहाँ बढ़ी तो दिख नहीं रहा है क्या, हीट रिएक्टेंट में बढ़ी, तो रिएक्टेंट यानी कहाँ बढ़ी, रिएक्टेंट में, तो क्या हुआ, सिस्टम क्या करेगा, यहाँ ज्यादा हीट है तो किधर को चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या दिक्कत आ रही है यार, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, तो सिस्टम किधर की ओर चलने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम किधर की ओर आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो विलयन तैयार हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, विलयन जल्दी बन रहा होगा, तो कहने का मतलब विलेयता, अरे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, और अप हो जाएगी। क्या दिक्कत आ रही, बात समझ में क्लियर है क्या, एक बार और देख लो कैसे। अगर मैं उल्टा कर देता हूं, टेम्परेचर घटाता हूं, मैंने इस सिस्टम में जो चल रहा था उस टेम्परेचर नियत तापमान था, उसके अलावा मैंने उस टेम्परेचर को नियत को हटा के क्या किया, कम कर दिया, तापमान को क्या किया, कम, यानी क्या हुआ, डिक्रीज करने पर हीट क्या हुई, कम हुई। कहां हुई, समझ में आ रहा है क्या, कहां हुई, रिएक्टेंट में हीट कम हो गई, कहने का मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रिया में, तो रिएक्टेंट में वहां कम हो गई, तो सिस्टम क्या करेगा, यहां हीट कम है तो इसको वापस बराबर तो करनी पड़ेगी, नहीं, यहां ऊर्जा जितनी होगी उतनी बराबर तो करनी पड़ेगी, तो किधर चलेगा, इधर, है ना। तो भाई जिस माना कि यहां पर सपोज करो अगर 20 किलो जूल इसको बनाने में विलयन तैयार होगा, तो इसमें इतनी जरूरत पड़ रही थी, अब इसमें मिली नहीं, इसमें कम हो गई, कितनी होगी, 10 किलो जूल हो गई, तो वापस तो चाहिए ना, तो वापस किधर से लाएगा, इधर से लाएगा, है ना। तो वैसे सिस्टम खुद करता है, अपन नहीं करते। ये तो अपन ने किया है, ये ये तुमने किया है, ये सिस्टम करेगा ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, हीट कम होगी, कहां होगी, यहां होगी, तो सिस्टम क्या करेगा, इधर आएगा, तो क्या कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगा तो विलय विलायक वापस मिल जाएंगे, ये विलय और विलायक वापस मिल जाएंगे। क्या विलयन इससे बन रहा होगा, नहीं बनेगा, वापिस मिलेगा, तो विलेयता की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अरे इससे आसान तरीका है क्या यार, नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, हाँ ना, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, क्लियर है। ये दोस्तों थी छोटी सी बात अपने टेम्परेचर का प्रभाव। देखो एक है इसके अंदर ही टेम्परेचर के प्रभाव में एक ऐसा महारथी है, कुछ लवण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, वो है Na2SO4.10H2। इसको बोलते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको ग्लोबल लवण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्लोबल लोड। एक लवण है, एक साल्ट है, इसको ग्लोबल लोड बोलते हैं। इसको देखते हैं क्या होता है, एक ग्राफ के नाम में देखते हैं। इधर सॉल्युबिलिटी है और इधर टेम्परेचर की बनती है, ठीक है। इधर जा रहे हैं टेम्परेचर, यानी देखना हम ऐसा ग्राफ मिलता है। ये टेम्परेचर है 34.4 डिग्री सेल्सियस, ये मिड पॉइंट है। क्या होता है, जब इसको ग्लोबल लवण को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है इसकी। एक टेम्परेचर है वहाँ तक बढ़ती है 34.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है, फिर उसके बाद अचानक घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टलीकृत जल है वो बाहर मुक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, और यही प्राप्त होता है। अब जल तो बाहर इसके साथ चिपका हुआ था, जल के अंदर ही तो था ये, तो आराम से चिपका हुआ था। अब जल ही बाहर निकल गया तो एक सॉलिड प्राप्त हो जाता है, सॉलिड रह जाता है। जल के अणु जो निर्जलीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। इसे क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। जल का बाहर निकला, किसी यौगिक से जल का बाहर निकला निर्जलीकरण कराता है ना। तो उस कारण क्या होगा, इसकी एकदम जल के बाहर निकल जाए, निर्जलीकरण होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटती है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ऐसा सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या हो रहा होगा, आपने क्या हुआ, किसी द्रव में गैस के मॉलिक्यूल है, यानी लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल ऐसा विलयन तैयार करेंगे, है ना दोस्तों। क्या होगा ऐसा, इसमें क्या होगा, अपन एक लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर, मेनली इफेक्ट भी पढ़ेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, एक आपने देखा होगा कभी नींबू पानी वाले के जो नींबू स्कंजी बनाता है ना, कि स्कंजी पी के आ जाए, तो जो सोडा वाटर होता है, क्या होता है कि जैसे देखते हो आप CO2 प्लस H2O बना देता है, H2CO3, ये सोडा वाटर बन जाता है आपका, है ना दोस्तों। तो क्या हुआ, आपके पास एक लिक्विड फॉर्म में था, और एक गैस फॉर्म में था। दोस्तों कैसे बाइंडिंग हुई उसको देखेंगे। दोस्तों देखना ऐसा क्यों होता है, आप जब भी देखते होंगे, एक आपको पता होगा एक मशीन होती है, जो वह स्कंजी वालों के वहाँ जाते हो, सोडा वाटर के वहाँ सोडा पीने जाते हो, तो वहाँ एक मशीन होती है, वहाँ पर आपको एक हैंडल होता है ऐसा, है ना। तो हैंडल को वो घुमाता है, ऐसे घुमाता जाता है, और यहाँ पर एक मशीन होती है, प्रेशर मशीन होती है, जितना सुई दिखाती है। वो प्रेशर मशीन क्या करती है कि उतना उसका प्रेशर टाइम के कितने तक वो उसके अंदर घुल जाएगा उतना देखता है वो, बस, है ना। तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर घुमाता जाता है, जो सिलेंडर लगा होता है उससे गैस निकलती है ना। तो उस घुमाता है तो गैस प्रवाहित होती है उसके अंदर, और वो CO2 गैस होती है ना, इसके अंदर जाती है। जैसे ये CO2 है, यानी कौन है, CO2 गैस है, और ये क्या हुआ, H2 है, ठीक है। इसके अंदर जाए वो प्रेशर के कारण अंदर चली गई, तो क्या होगा, बुलबुले इसके अंदर घुल जाते हैं, घुलित हो जाते हैं, घुलने लगे प्रेशर के कारण। तो क्या हुआ, प्रेशर लगा यहाँ पर, और इस प्रेशर के कारण यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ। और आप देखते होंगे कभी भी जो उस बोतल को निकालते होंगे, है ना, तो जैसे अगर कंछा मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक कंछा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जैसे गैस के अणु जाएंगे एकदम यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, ये होगा ना, तो वाष्पित होंगे एकदम। आप जैसे ढक्कन खोलते वाष्पित होता है, जैसे हटाओगे हिलाओगे तो क्या होगा, वाष्पित होंगे इससे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल थे वो गैस के मॉलिक्यूल थे, उसमें जो मास था, द्रव्यमान था, उस मास के कारण वो मास क्या करा, वो एकदम प्रेशर लगाया उसको। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, एक हेनरी नियम आएगा यहाँ पे, हेनरी नियम बताएगा कि जो यहाँ पर द्रव्यमान है, इसके जो गैस के मॉलिक्यूल का जो मात्रा है वो इस पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है।
जिसमें उतना प्रेशर होता है उसके कारण वो प्रेशर लगा गया, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों क्या होगा आगे इसी में करा है, हेनरी लॉ पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो कैसे ये गैस के उगले ऊपर जाएंगे और ये कंचा अगर होता है तो यहाँ ऊपर आ जाता है और एकदम देखते हो जाग ऊपर निकलते हैं, बाहर वाष्पित होते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि चिल्ड होती है। ऐसा नहीं कि आप नींबू पानी की वो पड़ी हुई रहती है, तब ठंडा देखते हैं जिसको अगर आपके गिलास में भरा होगा और उसको थोड़ी देर बाद में पियोगे तो आपको इतने चिल्ड लगेगी ही नहीं। वो 10 मिनट बाद पी लें तो सिर्फ गीला सा पानी लगेगा। ऐसा नहीं कि वो आप बढ़ते ही रहोगे तो उसमें बाद में भी वैसे ही स्वाद आएगा, नहीं आएगा। वो CO2 के कारण आती है, CO2 गैस वापस बाहर निकल जाती है ना। तो प्रेशर लगाती है इसके। तो हेनरी का लॉ पढ़ेंगे कैसे लगा है ना। थैंक यू दोस्तों, ओके, ऑल द बेस्ट।